अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर की मशक के सवालात का इयादा, इस हिस्से के 19 सवालात को हल करना सीख चुके हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने 4 सवालात 12.16 से लेके 12.19 तक समझे। मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और 2 सवालात 12.20 और 12.21 को आज के लेक्चर में हल करना सीखेंगे। सिर्फ 2 सवालात हैं तो इसका मतलब है सफ़र थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ रहना है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो चीज़ें आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर के पहले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। वैसे तो आज के लेक्चर का ये पहला, लेकिन इस सवालात का इयादा, इस हिस्से का ये 20वां सवाल है। सवाल थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, सफ़र ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अहम तस्वुरात आपके मुझे वाज़िया करवाने हैं। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि ग्लास प्रिज्म में से रोशनी के गुजरने की अमल की वजाहत करें और एंगल ऑफ डेविएशन की पैमाइश करें। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन आखिर क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझें ग्लास स्लैब के साथ रिफ्रैक्शन किस तरह से होती थी। ग्लास स्लैब के साथ रिफ्रैक्शन, फर्ज करें ये ग्लास स्लैब है और ये ग्लास स्लैब के ऊपर कोई एक मीडियम है जो कि हवा है। जैसे ही रोशनी की कोई रे हवा से ग्लास में दाखिल होने की कोशिश करेगी और फ़र्ज़ करें कि मैं ग्लास की इस सतह पर एक अमूद गिरा देता हूं, यानी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने कोई अमूद गिरा दिया जिसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं। अब जैसे ही रोशनी की रे इस हवा से ग्लास में दाखिल होगी, असूलन तो होना ये चाहिए था कि ये बिल्कुल सीधी गुजर जाती, लेकिन चूंकि इसने अपना मीडियम तब्दील कर लिया है तो मीडियम के तब्दील करने से रोशनी की वेवलेंथ भी बदलती है और रोशनी की स्पीड भी बदलती है, जिसकी वजह से रोशनी की रे अपने असल रास्ते से हट जाती है। और अगर ये लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में आ रही हो, यानी कि हवा से ग्लास में दाखिल हो रही हो, तो ये नॉर्मल की जानिब मुड़ जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते थे। अब हमें मालूम करना है इस एंगल ऑफ डेविएशन का। अब देखें ये जो ओरिजिनल इसका पाथ है, जो कि असल पाथ था, इसका असल रास्ता था इसका, उसके दरमियान और जो ये बेंड हो गई, जो ये रिफ्रैक्ट हो गई, उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं कि ये अपने असल रास्ते से किस हद तक मुड़ गई है। इस दर्जे को अगर मालूम कर लें, इस एंगल को मालूम कर लें, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमें जाहिर करवाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन की पैमाइश हो जाएगी इससे। अब अगर एक बात मजीद आपको याद हो, जिसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कहा था n बराबर है c/v, यानी कि ये खला में रोशनी की स्पीड और किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड की निस्बत है। और ये भी देखा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो उसका मतलब ये होगा उस मीडियम में रोशनी की स्पीड कम हो जाएगी, और रोशनी की स्पीड कम होने का मतलब ये है कि वो ज्यादा मुड़ जाएगी अपने असल रास्ते से। अब ये देखें कि फर्ज करें ये ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई ना कोई है, अब ये मुड़ गई है, लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल ले लूं जो कि इस ग्लास से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है, तो बजाय लाइन इस जगह पे आने के, लाइन की नई जो जगह होगी या असल रास्ता होगा, वो असल रास्ते से इस कदर बेंड हो जाएगी, इस कदर मुड़ जाएगी कि अब बनने वाला एंगल मजीद बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस कदर ज्यादा, उसके अंदर डेविएशन उतनी ज्यादा, और इस डेविएशन को मालूम करना है अब हमने प्रिज्म के जरिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रिज्म क्या है। प्रिज्म की तारीफ कुछ इस तरह से की जाती है कि प्रिज्म एक ऐसा शीशे का शफाफ जिस्म होता है कि जिसकी 2 सतहें ट्राइंगुलर होती हैं और 3 सतहें रेक्टेंगुलर होती हैं। अब ये एक सतह आपको नजर आ रही है, ये फर्ज करें इसकी बालाई सतह है, ऊपर वाली सतह है, इसके बिल्कुल जो नीचे होगी उधर भी इसी जैसी सतह होगी, और इन दोनों सतहों को मिलाने के लिए 3 सतहें ऐसी होंगी जो कि रेक्टेंगुलर होंगी। अब अगर
यहाँ से कोई रोशनी की रे है और रोशनी की रे फर्ज करें किसी इस तरह के रास्ते को तय करती आ रही है, तो अब होना तो ये चाहिए था कि रोशनी की ये रे बिल्कुल इसी रास्ते में आगे की जानिब बढ़ती चली जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रा करूं और नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरह से। अब चूंकि ये रोशनी की रे हवा से ग्लास में दाखिल हो रही है तो लाजमन ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके जो नया रास्ता अपनाएगी वो ये रास्ता कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। अब ये इस सतह से भी जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो इस सतह पे भी अगर मैं एक नॉर्मल बना लूं तो ये इसका नॉर्मल बन जाएगा। अब ये रोशनी की रे कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल हो रही है और जब भी रोशनी की रे लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो वो हमेशा अपने नॉर्मल से परे हट जाती है। अब अगर असल रास्ता इसका देखते तो असल रास्ता तो इसका होना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन चूंकि इसने अपने असल रास्ते से हटना है और हटने की जो सूरत है वो ये है कि इसने अपने नॉर्मल से भी दूर हो जाना है। नॉर्मल से दूर होगी तो ये रोशनी और हटना इसने कुछ इस तरह से है कि ये अपने नॉर्मल से दूर होगी और नॉर्मल से दूर होने के बाद ये रोशनी की रे कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब असूलन क्या था कि रोशनी की रे तो सीधी गुजरनी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोशनी की रे में किस कदर झुकाव आ गया, किस कदर रोशनी की रे मुड़ गई है। अब इसके असल रास्ते और आखिर में जो रे है उसमें जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और इस सूरत में ये जो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है ये इतना बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है और इस एंगल ऑफ डेविएशन को हमने मेजर करना है प्रिज्म के जरिए ही। तो उसके लिए हम एक छोटा सा और सादा सा तजर्बा इस तरह से करेंगे कि हम प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म की ये जो लंबी साइड होगी इसको अपनी जानिब रखेंगे। इसको जैसे ही अपनी जानिब रख लिया, अब आपने इस प्रिज्म पे दो पिनें लगा देनी है कुछ इस तरह से कि एक पिन को आप नाम दे देंगे, फर्ज करें पी का, और इसको नाम दे दें क्यू का। जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे बिल्कुल एक सीधी लाइन के साथ, ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगी। अब चूंकि ये वाला जो मीडियम है ये हवा है, ये ग्लास का बना हुआ है और इससे आगे फिर हवा वाला मीडियम आ गया है। अब जैसे ही ये हवा से ग्लास में दाखिल होगी तो इसने नॉर्मल की तरफ बेंड होना है। अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहती है तो फर्ज करें इस सतह पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो कुछ इस तरह का होगा। असल इसका जो रास्ता होना चाहिए था वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन इसने अपने असल रास्ते से हटना है और हटने की सूरत कुछ इस तरह से होगी कि अपने नॉर्मल की जानिब इसने बेंड होना है। तो जैसे ही ये नॉर्मल की जानिब बेंड होगी तो बेंड होके इसका कुछ रास्ता इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ से दोबारा रोशनी की रिफ्रैक्शन का अमल वकू पजीर होगा क्योंकि रोशनी दोबारा मीडियम तब्दील कर रही है, ग्लास से अब जा रही है हवा की जानिब। तो जैसे ही ये हवा की जानिब जाएगी तो इस सतह पे नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा और अब रोशनी कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल हो रही है। असल रास्ता तो इसका होना चाहिए था कुछ इस तरह का, लेकिन ये इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसने अपने असल रास्ते से मुड़ना है और मुड़ेगी कुछ इस तरह से कि ये इस नॉर्मल से परे की जानिब हट जाएगी और ये जो है हमें असल रास्ता मिलेगा। अब आपने यहाँ पे दो पिनें मजीद लगानी है इस तरह से कि एक को आप नाम देंगे आर का और एक को नाम देंगे एस का। अब देखें इसका असल रास्ता होना चाहिए था, ये जो मैंने ये इस लाइट ग्रीन कलर से बनाया है और इसका जो अब रास्ता है वो ये है जो कि हमें ये पिंक कलर में नजर आ रहा है आर एस लाइन पे। अब अगर इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन बनाने के लिए तो फर्ज करें कि मैंने इस लाइन को जो नाम दिया हुआ है वो है ई एच, और जैसे ही मैं इस लाइन को भी कुछ पीछे की जानिब इस तरह से बढ़ाऊंगा कि ये किसी एक पॉइंट जी पे आके मिल जाएंगी। अब देखें यहाँ पे इस जी पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। और ये देखें ये हमारी ओरिजिनल रे थी, ओरिजिनल यानी कि असल इसकी सूरत हाल ये होनी चाहिए थी कि रे ये वाला रास्ता फॉलो करती, इस रास्ते पे चलती, लेकिन उसने इस रास्ते की बजाय ये वाला रास्ता अपनाया और ये वाला रास्ता लेते हुए ये कितने एंगल पे इस रास्ते पे मुड़ गई उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब इस एंगल को हम डी के जरिए से पैमाइश कर लेंगे और इस तरह से हम इसका एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करेंगे। थोड़ा सा
लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन के जितने भी कवानीन हैं वो आपने अपने जहन में रखने हैं, उसका इतलाक करना है। जैसे ही उसका इतलाक करेंगे तो आपके पास ये रे डायग्राम जो कि आप बड़ी मुश्किल से लग रही है वो आपको बहुत ही आसान मालूम होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह का एक प्रैक्टिकल यानी कि एक तजर्बा भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो आपने इस सारे अमल को याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। जी, तो हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब, और इस किताब का ये 21वां सवाल है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर की इस्तिलाहात की तारीफ करें। यहाँ पे ये सवाल इस तरह से पूछा गया है, लेकिन अक्सर वो ये सवाल इस तरह से भी पूछ लेता है कि रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर में फ़र्क क्या है। तो बाज़ औक़ात ये फ़र्क की सूरत में भी पूछ लिया जाता है और बाज़ औक़ात ये तारीफ़ की सूरत में भी पूछ लिया जाता है। तो आपने दोनों तरह से इस सवाल का जवाब तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ रिजॉल्विंग पावर पे। रिजॉल्विंग पावर को समझने के लिए ये चीज़ समझें कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक तस्वीर ली एक आम मोबाइल से। अब अगर उस तस्वीर को आप अपने मोबाइल से देखते हैं तो उस मोबाइल से तस्वीर देखते हुए अगर आप उस तस्वीर को जूम करें और जूम करते चले जाएं तो एक लिमिट ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि तस्वीर आपको धुंधली दिखाई देना शुरू कर जाएगी। यानी कि तस्वीर के जो पिक्सल्स हैं वो फटे हुए नजर आएंगे। आम जुबान में से कहते हैं कि पिक्सल फटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के बरक्स अगर वही तस्वीर उसी जगह पे एक प्रोफेशनल कैमरे से ली गई हो जिसका लेंस अच्छा हो, तो उस तस्वीर को मैं जितनी मर्जी बड़ी करता चला जाऊं, जितना मर्जी जूम करता चला जाऊं, तो जूम करने के बावजूद वो तस्वीर के जो पिक्सल्स हैं वो मौजूद रहते हैं, उसी हालत में रहते हैं, और वो तस्वीर के अंदर मौजूद छोटी छोटी डिटेल्स भी आपके सामने रख देते हैं। तो अगर तो इस तरह की सूरत हाल है कि छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इस कैमरे की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। रिजॉल्व का मतलब होता है कि फर्क करता है कि ये दो चीजें हैं। फर्ज करें कि यहाँ पे दो लाइनें हैं मेरे पास, ये मैंने इतनी करीब करीब बनाई हैं कि इसके दरमियान फर्क करना मुश्किल है। अगर मैं किसी आम कैमरे से ये तस्वीर लूं इन लाइनों की, तो मुझे हो सकता है ऐसा महसूस हो कि ये दो लाइनें नहीं बल्कि ये एक ही लाइन है जिसकी ये तस्वीर ली गई है। लेकिन अगर मैं ये तस्वीर लेता हूं किसी अच्छे प्रोफेशनल कैमरे से, तो ये तस्वीर मुझे बता देगी कि ये दो अलग अलग लाइनें हैं, ये दोनों लाइनों में फर्क कर रही है। और वही सलाहियत किसी भी आले की जो कि बहुत छोटी सी छोटी वजाहत, बहुत छोटे से छोटे फर्क को भी महसूस कर सके, उसमें फर्क कर सके, उसी को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि रिजॉल्विंग पावर की तारीफ आपको समझ में आ गई है। अब जब तारीफ आप समझ चुके हैं तो चलें हम क्यों ना तारीफ को अल्फाज की जुबान भी दे दें, ताकि अगर एग्जाम में हमें तारीफ पूछ ली जाए तो उसमें हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो रिजॉल्विंग पावर हम लिखेंगे कि किसी भी आले की वो सलाहियत जिससे वो दो इंतहाई करीब पड़े हुए अजसाम या रोशनी के पॉइंट सोर्सेज में फर्क कर सके, रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पॉइंट सोर्सेज। अब पॉइंट का लफ्ज जहां पे भी आएगा वहां पे समझ लें कि ये बहुत ही छोटी चीज है। तो पॉइंट सोर्सेज में भी ये फर्क कर सकता है कोई आला, बहुत ही क्लियरली वाज़िया तौर पे, तो हम कह देंगे कि उस आले की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। अब अगर रिजॉल्विंग पावर आपको समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं अगली इस्तिलाह की तरफ, जो कि है जी मैग्नीफाइंग पावर।
मैग्नीफाई का मतलब है किसी चीज को कितना बड़ा करके दिखाया जा सकता है। तो मैग्नीफाइंग पावर किसी भी आले की वो सलाहियत होगी जो कि अजसाम को कितनी गुना बड़ा करके दिखा सकता है। फर्ज करें कि यहाँ पे कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर कोई जिस्म पड़ा हुआ है इस तरह से, और मैं इस जिस्म को अपनी आंख से इस तरह से इस जगह से देख रहा हूं। अगर मैं इस जिस्म को अपनी आंख के करीब लाता चला जाऊंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे ये जिस्म वाज़िया तौर पे दिखाई नहीं देगा। अब अगर मैं इस जिस्म को वाज़िया तौर पे देखना चाहता हूं तो मुझे लाजमी तौर पे किसी ना किसी लेंस की मदद लेनी पड़ेगी। अब फर्ज करें कि ये जो जिस्म पड़ा हुआ है इसकी हाइट है HO, यानी कि जिस्म की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस आंख के साथ ये जो जाविया बना रहा है ये है थीटा। फर्ज करें इसको मैं थीटा का नाम देता हूं। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जिस्म मुझे वाज़िया तौर पे करीब लाते लाते जब छोटा हो गया था, मुझे वाज़िया नजर नहीं आ रहा, ये ब्लर हो गया था, धुंधला हो गया था। अब मैं चाहता हूं कि उसको वाज़िया तौर पे देखूं, तो उसको देखने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा एक कन्वेक्स लेंस का। फर्ज करें कि बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है कि इस लाइन के ऊपर कोई जिस्म पड़ा हुआ है जो कि अब आंख से बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। फर्ज करें इतना आंख के करीब आ गया है कि अब मेरी आंख इसको वाज़िया तौर पे नहीं देख पा रही और मैं चाहता हूं कि इसको वाज़िया देखूं। तो इसको वाज़िया देखने के लिए मैंने एक कन्वेक्स लेंस का सहारा लिया। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो थीटा था जिस्म के साथ, लेकिन जो इमेज बना, फर्ज करें कि इमेज इतना बड़ा बन गया जिसे मैं कहूंगा HI, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। इमेज की ऊंचाई कितनी है? अब देखें कि इमेज की ऊंचाई का इस आंख के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा डैश। फर्ज करें मैं इसको थीटा डैश का नाम दे देता हूं। अब थीटा डैश देखें ज्यादा बड़ा है और थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो इसी का नाम है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर दरअसल इन दोनों जो जाविये बन रहे हैं उनकी निस्बत है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर बताती है कि साइज ऑफ इमेज, के इमेज का साइज बटा, ये थीटा हमने इस्तेमाल किया था जिस्म के लिए, बटा जिस्म का साइज, इसकी निस्बत भी मुझे मैग्निफिकेशन बताएगी। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको I बटा O। I कहते हैं इमेज को, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिया जाता है जिस्म के लिए। तो इस तरह से आपने M के मैग्निफिकेशन पावर के दो फार्मूले पढ़ लिए, एक थीटा डैश बटा थीटा और एक I बटा O, और एक इसका एक और फार्मूला है जिसको लिखा जाता है HI बटा HO, यानी कि इमेज की ऊंचाई बटा जिस्म की ऊंचाई। इससे भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं और मैग्निफिकेशन हमेशा आपको यही बताएगी कि जिस्म से इमेज कितने गुना ज्यादा बड़ा बना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर के दरमियान फर्क भी पता चल गया कि रिजॉल्विंग पावर दो छोटी छोटी चीजों के दरमियान फर्क करके आपको बताएगा और मैग्नीफाइंग पावर एक छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। और इसी मैग्नीफाइंग पावर को आपने देखा है कि जब कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास आपने उसका इस्तेमाल पढ़ा है तो उसमें भी आपने यही देखा था कि जो जिस्म का इमेज है वो बहुत ही बड़ा बनता है और वो इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आपके सामने मैं दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालबात, आज के इस लेक्चर में सिखाए गए दो सवालात भी उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिए होंगे और इसी तरह से आप इसके नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चले जा रहे हैं। बकिया के जो सवालात हैं हम सीखेंगे अपने आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।